हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने कुछ चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ब्रीदिंग क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है और डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट तरीके के जो है ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं। और कुछ बातें हो गई थी रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होने वाले स्टेप्स के बारे में और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात हो गई थी। इस वीडियो में हम लोग कुछ चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, जैसे ब्रीदिंग के मैकेनिज्म पे। ब्रीदिंग में दो स्टेप होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होती है, हम लोग एटमॉस्फेयर की एयर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। और एक्सपायरेशन में क्या होता है कि एल्वियोलर एयर को हम लोग रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो प्रेशर ग्रेडियंट कैसे होता है और किसके किसके बीच में होता है, ये सारी बातें करेंगे। प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें तो ये एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच क्रिएट होता है। जब लंग्स की एयर अंदर और बाहर होती है तो यही कारण है कि लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करता है। इसमें कुछ स्पेशल मसल्स भी हैं जो हेल्प करती हैं, जैसे कि डायाफ्राम, स्पेशल सेट ऑफ मसल जैसे एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरकॉस्टल मसल ऑफ रिब्स। जो रिब्स के बीच में इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। देख लीजिए, डायाफ्राम स्पेशल सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, इंटरकॉस्टल मसल ऑफ रिब्स। और जब हम लोग फोर्सफुल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं तो हमारी एब्डोमिनल रीजन्स की भी कुछ मसल्स हेल्प करती है, जैसे यही एब्डोमिनल रीजन की मसल्स। इंस्पायरेशन कैसे होता है और एक्सपायरेशन कैसे होता है। इंस्पायरेशन की बात करें तो ये हमारा एक छोटा जो है लंग्स बनाए हुए एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें क्या होगा, विद इन द लंग्स, ये लंग्स के अंदर क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या होगा, कम होगा। किसके अंदर, लंग्स के अंदर एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होगा, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो लंग्स के अंदर प्रेशर होगा उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलेंगे। इसके बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर है। उसके प्रेशर के कंपैरिजन में इस लंग्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। इससे क्या होगा, रेस्पायरेशन होगा। ये सारी चीजें हम लोग जब रेस्पायरेशन के स्टेप्स अभी पढ़ेंगे और एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन के स्टेप और एक्सपायरेशन के स्टेप पढ़ेंगे तो एक एक करके बताएंगे। एक्सपायरेशन कैसे होता है, जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। देख लीजिए, जब लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो ये एयर क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। लिखा, देख लीजिए पॉइंट। इंस्पायरेशन कैन अकर विद इन द लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर, दैट इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, मतलब नेगेटिव प्रेशर होगा लंग्स में, किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, विद द रिस्पेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपायरेशन कैन अकर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये क्या था, प्रेशर ग्रेडियंट में जो मसल्स हेल्प कर रही थी वो थी डायाफ्राम, स्पेशल सेट ऑफ द मसल, एक्सटर्नल, इंटरकॉस्टल मसल्स, और ये एब्डोमिनल मसल्स थे जो हमारे एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन को इंक्रीज करती थी। ब्रीदिंग के रेट के बारे में अगर हम लोग बात करें, रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पर मिनट कितना
होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, रेट ऑफ ब्रीदिंग। या ऐसे कहें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पर मिनट कितना होगा, क्या कहलाएगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग कहलाएगा। ये अगर जो इन्फेंट में देखें तो इन्फेंट क्या होता है, बर्थ से लेकर 12th मंथ, बर्थ से लेकर 12th मंथ के बच्चे को क्या कहेंगे, इन्फेंट कहेंगे। ठीक है। अगर जो इन्फेंट में हम लोग देखें तो ये 40 to 45 पर मिनट होगा। कितना, 40 से 45 पर मिनट होगा। अगर जो हम यही बात एडल्ट में करें, एडल्ट ये तो जानते होंगे भाई लोग, एडल्ट में बात करें तो ये 12 to 16 पर मिनट होगा। एडल्ट में कितना होगा, 12 to 16 पर मिनट होगा। ब्रीदिंग में जो एयर का वॉल्यूम होता है उसे हम किस इंस्ट्रूमेंट से एस्टिमेट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, स्पायरोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होने वाले वॉल्यूम को एस्टिमेट करते हैं। ब्रीदिंग के मैकेनिज्म की बात चल रही है, तो ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में हम लोग इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म और एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म को अलग अलग देखेंगे। हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म के बारे में। ये एनसीईआरटी के स्टेप बाय स्टेप हमने लिख दिए हैं पॉइंट, टोटल 7 पॉइंट है। ये दोनों एनसीईआरटी के डायग्राम है। डायग्राम की बात करें तो ये इंस्पायरेशन वाला है और ये एक्सपायरेशन वाला है। इंस्पायरेशन के डायग्राम देखें तो ये सबसे पीछे की तरफ जो बना हुआ है ये थोरेसिक वर्टिब्री है, और ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये रिब्स है, और ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, स्टर्नम है। तो नीचे ये ब्लैक कलर का ये इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, डायाफ्राम है। थोरेसिक वर्टिब्री और स्टर्नम के बीच जो ये दिख रहा है, थैला सा दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, लंग्स है। लंग्स और थोरेसिक वर्टिब्री और लंग्स और स्टर्नम के बीच जो ये स्पेस दिख रहा है इसे क्या कहेंगे, थोरेसिक चेंबर कहेंगे। किसके बीच में, थोरेसिक वर्टिब्री और लंग्स और स्टर्नम के बीच, या कह रहे हैं रिब्स के बीच जो है स्पेस दिख रहा है इसे क्या कहेंगे हम लोग, थोरेसिक चेंबर कहेंगे या थोरेसिक कैविटी कहेंगे। ठीक है। ये क्या था, डायफ्राम था। इसके साइड की बात कर ली तो जो क्लेविकल के साइड की बात है तो इसे क्या कहेंगे, एंटीरियर साइड। जो डायफ्राम के नीचे का भाग होता है उसके साइड को क्या कहेंगे हम लोग, पोस्टीरियर साइड। और जो ये हमारे पीछे का भाग है, जो थोरेसिक पीछे की बात है वर्टिब्री, इसे क्या कहेंगे हम लोग, डोर्सल साइड। और जो हमारा जो स्टर्नम वाला है, ये रिब्स वाला है, इसे क्या क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड। तो ये रही बात डायग्राम की। इसके एक एक स्टेप देखेंगे कि कौन इंस्पायरेशन में कैसा मैकेनिज्म होता है, कौन इनिशिएट करता है। तो सबसे पहले देखें, पहला पॉइंट लिखा हुआ, इंस्पायरेशन इज द इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। सबसे मेन पॉइंट कहां से इनिशिएट होगा इंस्पायरेशन, ये जो डायफ्राम दिख रहा है इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेगा, थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। क्या करेगा, थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। किस डायरेक्शन में, एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड में। कौन से एक्सिस में, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में क्या करेगा, ये वॉल्यूम को बढ़ा देगा। फिर से समझो, डायग्राम में देखिए, जो ये डायफ्राम दिख रहा है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेगा, थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक चेंबर को क्या करेगा, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस में क्या करेगा, ये उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देगा। दूसरे पॉइंट में यही तो लिखा, विच इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेंबर
इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। डायाफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा या एंटीरियो और पोस्टीरियर एक्सिस में क्या करेगा, थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। यहां पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल दिया हुआ है, फिर एग्जाम में कंफ्यूजन आ जाए, यहां इंटरनल आ जाए तो लगा के मत चलाना। देख लीजिए क्या लिखा है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल लिफ्ट अप द रिब्स एंड स्टर्नम। जब इसके एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में रिब्स के बीच में पाए जाते हैं तो ये क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये डॉर्सल वेंट्रल साइड में, डॉर्सो वेंट्रल साइड में क्या करेगा, थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम को क्या करेगा, बढ़ा देगा। समझ रहे हैं? कौन? जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उससे क्या हुआ, हमारे डॉर्सो वेंट्रल साइड में क्या हुआ, एक्सिस पे ये वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट होगा। डायाफ्राम किस साइड में कर रहा था, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये एंटीरियर पोस्टीरियर कर रहा था और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कैसे कर रहा है, डॉर्सो वेंट्रल, causing an increasement in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। वही पॉइंट लिखा है कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कांटेक्ट करेंगे तो क्या होगा, थोरेसिक चेंबर में डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा वॉल्यूम में। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम। पहले कौन करा रहा था, डायाफ्राम करा रहा था, ठीक है, वो कौन से एक्सिस में करा रहा था, एंटीरियर और पोस्टीरियर। फिर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल करा किसमें, डॉर्सो और वेंट्रल में। तो ओवरऑल क्या हो गया, थोरेसिक चेंबर में क्या हो गया, वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो गया। ठीक है। 6 पॉइंट कौन सा है, सिमिलर इंक्रीजमेंट इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। जब ये बाहर वाला थैले में इंक्रीजमेंट हुआ तो ये जो अंदर वाला थैला है जिसे हम लोग लंग्स कहते हैं, तो इसमें भी क्या हो गया, इसके भी वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो गया। इसके वॉल्यूम को क्या हम लोग बोलते हैं, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक। 7वां पॉइंट है, इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीज इन द पल्मोनरी प्रेशर। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके अंदर के प्रेशर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। इसके अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। इससे होगा क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब होगा क्या, जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इसमें कम है तो क्या करेगा, हवा जो रहेगी, जो एयर रहेगी वो कहाँ आ जाएगी, मूव इन द लंग्स। जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे हवा चली जाएगी। ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते थे, जब एटमॉस्फेयर से एयर को ड्रॉ करते तो इसे को हम लोग क्या बोलते थे, इंस्पायरेशन को बोलते थे। तो ये सारे स्टेप कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से देख लीजिए, जब सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन सा, डायाफ्राम, तो ये कौन से एक्सिस में जो है थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम को बढ़ाएगा, एंटीरियर पोस्टीरियर में। और जब एक दोबारा में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, वो कौन से डायरेक्शन में करेगा, डॉर्सल और वेंट्रल साइड में थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम को बढ़ा देगा। ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इससे होगा क्या, जो एयर बाहर की होगी वो लंग्स के अंदर चली जाएगी और इसे ही इंस्पायरेशन तो कहते हैं। इंस्पायरेशन के मैकेनिज्म में हम लोग देख रहे थे कि ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। कैसे कर रहा था, डायाफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से। अभी हम लोग देखेंगे एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म। एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे कि डायाफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल क्या करेंगे,
रिलैक्स कर लेंगे। इससे होगा क्या, डायाफ्राम और स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन पर चला जाएगा। जब डायाफ्राम और इसके अंदर जो मौजूद इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे तो डायाफ्राम अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा और स्टर्नम जो है अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। इससे होगा क्या, थोरेसिक वॉल्यूम में क्या होगा, कमी आएगी। जब ये स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन में चले जाएंगे तो इसके थोरेसिक वॉल्यूम में क्या कमी आ जाएगी। डायाफ्राम अपने नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा तो ये इसके वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी। ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और साथ साथ इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। जब इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहें इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेरिक के कंपैरिजन में इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। इससे होगा क्या, जो इसके अंदर एयर होगी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी और इससे ही तो इंस्पायरेशन कहते थे। ये 3 पॉइंट्स देख लीजिए एक एक करके। पहला पॉइंट है रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। जब डायाफ्राम इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगी तो डायाफ्राम और स्टर्नम अपने नॉर्मल पोजीशन में लौट जाएगा। लौटने के बाद एक होगा क्या, थोरेसिक वॉल्यूम और इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम में कमी आ जाएगी। रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। जब वॉल्यूम में कमी आएगी और तो इसके अंदर का प्रेशर में क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगी। तो तीसरा पॉइंट का, दिस लीड टू द एन इंक्रीजमेंट इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेयर प्रेशर। एटमॉस्फेयर प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, causing the expulsion of the air from the lungs। और ये लंग्स से एयर को रिलीज कर देगा। क्या कहलाएगा, एक्सपायरेशन। यही एक्सपायरेशन की मैकेनिज्म है।